This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः माघ कृष्ण सप्तमी दिनांक 5 मार्च 2021 माधव निदान मधुकोष्टिका रूप शंखं चक्रं गदं दहतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत्नं सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तदुक्तं ननु उपद्रवो व्याधेः कार्यं किन्तु व्याध्यारम्भकदोषस्य। तर्हि उपद्रवः कस्य कार्यम् इति प्रश्नः अत्र उद्भावितः। उपद्रवः व्याधेः कार्यम् उत व्याध्यारम्भकदोषस्य। यदुक्तं सुश्रुते स तन्मूलमूल एव उपद्रवसंज्ञकः। तन्मूलं तस्य व्याधेः मूलं यत् दोषरूपं मूलं तत् मूलं यस्य तन्मूलं तस्य व्याधेः मूलं व्याचक्षते च टीकाकृतः। तन्मूलं तस्य व्याधिमूलं दोषरूपं मूलं यस्य सः तन्मूलमूलः न एव अपचारेण मूलभूत दोषोपब्रूहण लब्धबलश्च व्याधि उपद्रवं करोति तेन तन्मूलमूल इति उक्तवान्। एतादृशी स्थितिः नास्ति। यद्यपि तन्मूल एव उपद्रवसंज्ञका इति उक्तं तथापि तस्य व्याधेः यद् दोषरूपं मूलं तस्य यदि ब्रूहणं भवति चेत् दोषस्य एवं व्याधिश्च लब्धबलवान् भवति तेन व्याधिः उपद्रवं करोतु न तु दोषः उपद्रवं करोति इति। मूलभूत दोषोपब्रूहण लब्धबलश्चेत् व्याधिः उपद्रवं करोति। मूलभूत दोष उपब्रूहण उपब्रूहणात् लब्धबलः व्याधिः उपद्रवं करोति चेत् तेन तन्मूलमूल इति उक्तवान्। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उपद्रव ये व्याधि का कार्य है, दोष का कार्य। यद्यपि सुश्रुत ने तन्मूल मूल एवं उपद्रव संज्ञा इस प्रकार का लिखा है, तथापि उस व्याधि का जो मूल दोष रूप मूल उससे उत्पन्न होने वाला व्याधि, लेकिन बीच में ये व्याधि
भी है, उस तन्मूल जो दोष रूप मूल है उसको अगर ब्रूहण मिल जाए, वो बढ़ जाए, तो व्याधि को बल प्राप्त होता है और फिर व्याधि दूसरे व्याधि को निर्माण करता है। ऐसा इस उद्देश्य से तन्मूल मूल इस प्रकार से लिखा है। अतएव चरकः कश्चित् रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति इत्यादि। चरकाचार्य ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कहीं एक रोग दूसरे रोग को निर्माण करके शांत हो जाता है। कश्चित् रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति। तो यहाँ रोग का कारण बताया गया है। रोग का मूलभूत दोष रोग का कारण, उपद्रव का कारण इस प्रकार का नहीं बताया गया है। तो स्पष्ट निर्देश है कि रोग से रोग निर्माण होता है, उपद्रव जो है वो रोग का कार्य है, रोग के मूल दोष का कार्य है, ऐसा नहीं। इस प्रकार से सर्वमेव रोगाची तेषां प्रधान पुरुषां पहिल्या रोगाची उपद्रव अविरोध है चिकित्सा कार्य। अगर प्रतिष्ठा से काश श्वास उत्पन्न हुआ है तो प्रतिष्ठा की चिकित्सा करनी है जो काश या श्वास के विपरीत न हो, इस प्रकार से। तो ये भली भांति इस प्रकार के समझ लेना है। कोलटकर सर की एक अजीब केस थी कि ओटरिया इस प्रकार की कंप्लेंट थी, दर्द था, स्राव आ रहा था कर्ण से। और दातार गुरु जी के अनुसार परीक्षण पर यकृत और प्लीहा में बहुत उष्ण स्पर्श था। रोमांटिका का इतिहास मिल गया। तो ये उसी की उष्णता के कारण उत्पन्न हुआ है, ऐसा सोचकर सर ने परिपाटी काढ़ा और रजनी योग इतनी दवाई दी। कान में नल डालने के लिए कुछ दिया नहीं, धूपन दिया, कुछ भी नहीं किया। 4 दिन में कान ठीक हो गया। एक भी चिकित्सा, लोकल चिकित्सा न करते हुए। तो अगर आपका निदान पक्का है कि ये रोमांटिका का ही परिणाम इस प्रकार का है और उसकी भली भांति चिकित्सा करेंगे तो ये उपद्रव शांत हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारे रोगों में हो सकता है। सिर्फ हमें उस तरीके से उसको देखना है। और जबकि अभी ये सिम्टोमेटिक रिलीफ का तंत्र चल रहा है तो असं नाही सांगता येत, उपद्रव दिला असेल तर सांगायचं। अभी के हालात में सिम्टोमेटिक रिलीफ को ही ट्रीटमेंट माना गया है एलोपैथी में। तो उससे 2 तरीके का नुकसान होता है। एक तो मूल रोग मिटता नहीं है क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट ही नहीं होती। संक्षेपत क्रिया को निदान परिवर्जनम, ये निदान परिवर्जन करने की चिकित्सा होनी चाहिए, वो भी नहीं होती। और फिर उसके दोषों को लब्ध बल होकर वो उपद्रव को निर्माण करेंगे, उसके बारे में भी कोई बहस नहीं है। फिलहाल रक्त परदर की अवस्था है तो सीधे हिस्टेरेक्टमी की सलाह दी जाती है। उम्र कितनी भी हो, 30-35 वाले उम्र में भी हिस्टेरेक्टमी की जाती है। और वो मान लेते हैं कि बस अब एक बार यूटेरस निकाल दिया तो और कुछ रोग रहेगा ही नहीं, क्योंकि अवयव ही नहीं है वहां पे, तो रोग रहेगा कैसे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस रोग को निर्माण करने वाला दोष वैषम्य तो है वहीं पे, वो इसके द्वारा व्यक्त हो रहा था, रक्त प्रदर के जरिए व्यक्त हो रहा था। अब उसको व्यक्त करने के लिए दूसरा कोई मार्ग शरीर ढूंढेगा। दोष वैषम्य वैसे नहीं मिटने वाला। ये तो रहेगा ही इस प्रकार से। तो उस दोष वैषम्य की चिकित्सा करनी है। कई बार इसके बाद कुष्ठ जैसे उपद्रव होते हैं और उसको रक्त प्रदर की चिकित्सा करने से लाभ मिलता है। और यही सिलसिला बहुत सारे रोगों में है कि मूल रोग की चिकित्सा करो,
तो उपद्रव शांत हो जाएगा। उपद्रव की चिकित्सा के सूत्र को फिर से समझाइए सर। और कितना पुराना उपद्रव मूल व्याधि मूल व्याधि की चिकित्सा से ठीक होगा या फिर उसकी स्वतंत्र चिकित्सा कब करनी होगी, ये कैसा समझे। तेषां प्रधान प्रशमो साम्यतस्तु वा पश्चात चिकित्सित तूर्णम व बलवंतम उपद्रवम, इस प्रकार के सूत्र है। तो जनरली प्रधान व्याधि की चिकित्सा करने से ये व्याधि शांत हो जाता है, उपद्रव शांत हो जाता है। अगर शांत नहीं हुआ तो पश्चात चिकित्सित, तो बाद में उसकी चिकित्सा करनी है। लेकिन बलवंतम उपद्रवम तूर्णम चिकित्सित ये भी है कि अगर बलवान उपद्रव है तो उसकी तुरंत चिकित्सा करनी चाहिए। उसमें फिर पहले मूल रोग की चिकित्सा करेंगे, ये बात छोड़नी चाहिए। अब ये कभी भी हो सकता है, तुरंत भी हो सकता है, कुछ वर्षों के बाद भी हो सकता है उपद्रव जो है। और इसके लिए हमारे केस पेपर में पूर्व व्याधि एक कॉलम है, उसमें बहुत सारे रोग दिए गए हैं। और अगर उनमें से कोई रोग है तो अभी की कंडीशन का उन रोगों से कुछ संबंध है या नहीं, ये देखना जरूरी इस प्रकार का है। अभी जो फिलहाल मॉडर्न मेडिसिन में भी रोमैटिक फीवर और उसके बाद में वॉन वीकर के हार्ट की वॉन की ये देखी जाती है। तो मेरे पास ऐसा ही एक मरीज था, रोमैटिक फीवर था, सभी संधियों में बहुत सूजन थी, पेन था और तेज बुखार था, 103 104 वगैरह इस प्रकार। तो उसको दो सामावस्था ऐसा पकड़ते लंघन पाचन ये मुख्य चिकित्सा रही। और संदिग्धवाद के हिसाब से गुरुची वगैरह इसका प्रयोग किया था। गुरुची विश्व वगैरह ऐसा कुछ दिया होगा, अब याद नहीं है पक्का। तो वो उसमें से बाहर आया। हाँ, 3-4 दिन की ट्रीटमेंट रही, लेकिन बुखार उतर गया, सभी संधि मुक्त हो गए, कहीं शूल नहीं, शोथ नहीं, कुछ भी नहीं। तो बढ़िया रिजल्ट। उम्र ज्यादा नहीं थी, 13-14 वर्ष का लड़का था। और फिर मुझे ऑस्कल्टेशन में मरमर सुनाई दी। तो मैं उस समय में नया नया प्रैक्टिशनर था, तो मैंने कहा कि रिस्क नहीं लेनी चाहिए। मैंने सलाह दी कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले। तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया तो उसने पूछा कि इन्वेस्टिगेशंस क्या किए। इन्वेस्टिगेशंस कुछ भी नहीं किए थे, क्योंकि 3-4 दिन का बुखार था, ठीक हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन से क्या मतलब इस प्रकार से। तो चकित रहे, इन्वेस्टिगेशंस नहीं की, एक ऐसी बात हो सकती है। तो उन्होंने कहा आयुर्वेद की चिकित्सा हुई थी वगैरह। तो फिर उसने कहा कि एएसओ टाइटर करो। तो एएसओ टाइटर का वैल्यू 400 आया। तो बोला बहुत ज्यादा है, 200 तक नॉर्मल है वास्तव में। मेरा तो ख्याल है अगर हम बुखार की अवस्था में इसको टेस्ट करते तो 500 600 800 ऐसा कुछ आता। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसके लिए ऑपरेशन करना जरूरी है। हाँ, उसके वॉल्व पर प्रॉब्लम हो गया है इस प्रकार से। मेरे पास फिर से आए। हाँ, और मुझ पर पूरा भरोसा था, तो मैंने कहा नहीं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ये ठीक होगा, सिर्फ अभी दवाई चालू रखनी पड़ेगी। और रुद्रों के हिसाब से करना पड़ेगा। दवाई चालू रही। वो उनको भी दिखाते थे कार्डियोलॉजिस्ट को हर 3-4 महीने बाद। और फिर उन्होंने बता दिया है कि आप ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये ठीक हो गया है। तो करीबन उसमें 1 बरस चला गया। हाँ, वो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते थे। कार्डियोलॉजिस्ट बार बार पूछता था तुम और कुछ दवा ले रहे हो क्या, और कुछ दवा ले रहे हो क्या। उन्होंने ना कह दिया, हम कुछ नहीं ले रहे हैं इस प्रकार से। और वही लड़का फिर बाद में अमेरिका गया। हाँ, उसको वहां एस्ट्रोसाइटोमा हुआ काफी बरसों के बाद। और फिर एस्ट्रोसाइटोमा के लिए वो फिर से मेरे पास आया। हाँ,
वहां सर्जरी की गई थी, लेकिन इसमें रिकरेंस काफी होता रहता है। शायद सर्जरी और रेडिएशन दोनों हुआ था। फिर मेरी ट्रीटमेंट चली। और उसको कैंसर रिलैप्स नहीं हुआ। ये सबसे अहम चीज थी। वो करीबन 4-5 बरस ट्रीटमेंट करता रहा। फिर उसने ट्रीटमेंट छोड़ दी। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उपद्रव इस प्रकार तुरंत भी हो सकता है और काफी देरी से भी हो सकता है। दातार गुरुजी ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि पर्टिकुलरली गोवर और कांजिण्या, इन दोनों के हिसाब से आगे कुछ तकलीफें हो सकती है, और उन्हीं की ट्रीटमेंट से परिपाटी कणा रजनियो वो ठीक हो जाते हैं। उसको उन रोगों की चिकित्सा करने की जरूरत नहीं रहती। हाँ। तो उसी प्रकार से प्रतिष्ठा ऐसे कास, प्रतिष्ठा ऐसे श्वास, या फिर यक्ष्मा, तो इन सभी में प्रतिष्ठा की चिकित्सा करने से फायदा इस प्रकार का। पण असं दरवेळेला लिंक कॅन्सरशी सापडेल असं नाही। कॅन्सर हा एक जण हो, विशेषतः ऑस्टियोसार्कोमा में हाँ, कहीं आघात होता है, छोटा सा मामूली आघात होता है और बाद में वहां कैंसर होता है। ये मैंने 2-3 मरीज देखे हैं इस प्रकार से। तो ये काफी दिक्कत वाली बात है। जब उस समय आघात हुआ तो थोड़ी देर पेन रही, 1-2-3 दिन, और फिर शांत हो गया, और फिर अचानक फिर से पेन शुरू हो गई उसी जगह पे, और फिर इन्वेस्टिगेशन पता चला कि ऑस्टियोसार्कोमा है। तो मैं यहाँ नहीं मानता कि सब आघात के कारण ये हुआ है। एक निमित्त हो गया आघात इस प्रकार का, और इसलिए वो वहां पे व्यक्त हुआ। लेकिन कैंसर को व्यक्त करने वाली और भी कारणें शरीर में थी, ऐसा ही समझ लेना चाहिए। सिर्फ ये आघात से हो गया इस प्रकार से नहीं मान सकते। अब यहाँ पे जो बहस है वो दोषों से उपद्रव होते हैं या रोग से उपद्रव होते हैं। उपद्रव किसका कार्य है, दोषों का कार्य है या रोग का कार्य है? तो यहाँ स्पष्ट किया है टीकाकार ने, ये रोग का ही कार्य है। यद्यपि स तन्मूल मूल एवं उपद्रव से उनका ऐसा सुश्रुत का वचन है, तो भी जो रोग का मूल कारण दोष है, हाँ, उससे अगर उसको अगर बल प्राप्त हो गया, तो उस बल से व्याधि को बल मिलता है, और फिर व्याधि उपद्रव निर्माण करता है। मूलभूत दोषों को गृहीत लब्ध बलश्चेत व्याधि उपद्रव को, तो रोग से रोग निर्माण होता है ये। नाही नाही, पण मग हे डिफरन्शिएट कसं करायचं हिस्ट्रीवर ना, दुसरं काय जाणार आहे। पूर्वी इतिहास में अगर पता चलता है कि इस प्रकार का कुछ रोग हुआ था, और उसके लिए ये अभी सिम्टोमेटिक रिलीफ का जो माहौल चल रहा है, कि डायबिटीज था शुरू से ही, हाँ, 15 बरस से डायबिटीज है इस प्रकार से, और उसके लिए गोलियां लेते रहे, इंसुलिन लेते रहे, और वो कंट्रोल है, शुगर कंट्रोल है। फिर भी अभी किडनी फेलियर हो गया, रेटिनोपैथी हो गई वगैरह इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये है कि शुगर कंट्रोल है, डायबिटीज कंट्रोल नहीं है। ये सिम्टोमेटिक कंट्रोल है। वास्तविक जो मूल रोग है उस पर उसके ऊपर काबू इस प्रकार का नहीं है। तो हमें प्रमेह की भी चिकित्सा करनी चाहिए अगर हमारे हिसाब में वो प्रमेह है। अगर हमारे हिसाब में कोई दूसरा व्याधि है तो उसकी चिकित्सा करनी है, और वो किडनी फेलियर हो, रेटिनोपैथी हो, उसके विरोधी न हो, ये एक बात है। जैसे कि वमन, अगर हमारा निदान तिमिर इस प्रकार का है तो तिमिर में वमन निषिद्ध है। तो चाहे प्रमेय के हिसाब से मुझे वमन देना हो, लेकिन वो तिमिर के हिसाब से निषिद्ध हो तो नहीं देना है। तो तेषां प्रधान प्रशमे प्रशमः, जनरली प्रधान प्रशम हो जाए तो इन व्याधियों का, उपद्रवों का प्रशम हो जाता है, उसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं।
असाम्यतः, अगर नहीं हुआ तो बाद में करे, और पूर्णम उपद्रवम बलवंतम उपद्रवम पूर्णम चिकित्सा, अगर बलवान उपद्रव है तो उसकी तुरंत चिकित्सा करनी चाहिए, जैसे कि मैंने इसके बारे में किया था कि हृदरोग की आशंका मुझे हो गई, और ये सिद्ध भी हुआ, टूडे इकोकार्डियोग्राफी हुई और माइट्रल वॉल्व स्टेनोसिस आरंभ हुआ है, ये पता चला। अब एलोपैथी में तो उसको रिवर्ट करने का कोई साधन नहीं है, वो तो सीधा वॉल्वोटमी वगैरह इस प्रकार से कुछ करो, नहीं तो ओपन हार्ट सर्जरी करो, इस प्रकार से बताते हैं, और फिर आर्टिफिशियल वॉल्व लगाना वगैरह वगैरह, ये सब बताते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण अमेरिका में लार्ड सर ने प्रेजेंट किया था। माइट्रोमा स्टेनोसिस का एक मरीज था, और मालूम था कि माइट्रोमा स्टेनोसिस है, लेकिन एक बार एक्सरे चेस्ट हुआ, तो एक्सरे चेस्ट में पता चला कि माइट्रल वॉल में एक वर्म अटक गया है और कैल्सिफाइड हो गया है, और कैल्सिफाइड हो गया इसलिए एक्सरे में दिख गया। तो फिर उसको निकाला गया, ओपन हार्ट सर्जरी हुई और उस वर्म को निकाला गया। अब ये अजीब बात है, हमारे यहाँ कृमि जो हृदरोग है, हृदयाद, इस प्रकार के भी कृमि है जो हृदय का भक्षण करने वाले हैं, इस प्रकार के हृदय मत्ती। तो हमारे हिसाब में कृमि मूल कारण है, और हृदरोग उसका कार्य इस प्रकार का है, कृमि हृदरोग अगर इस प्रकार का हमारा निदान हो तो कृमि की चिकित्सा से वो ठीक होगा। अब इस प्रकार का कैल्सिफाइड वर्म वहां पे अटक गया है, उसको हम फिर से वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते, ये एक अलग चीज, इस प्रकार के इसमें साध्या साध्यता किस प्रकार की होगी, ये एक अलग चीज होगी। एक बहुत बरस पहले एक घटना हुई थी। एक छोटा बालक 11-12 बरस का, अशक्ति बहुत थी, साइनोस होता था बार बार, इस प्रकार से सांस फूलती थी। उसकी सभी तरीके की इन्वेस्टिगेशन हुई और उसको पता चला कि करोनरी आर्टरी की एक ब्रांच एब्सेंट है ही नहीं, इस प्रकार से। तो कैसे करेंगे? तो भारत में तो शस्त्रक्रिया नहीं होगी, इसको शस्त्रक्रिया ही चाहिए, और यहाँ पे नहीं होगी, ऐसा निश्चित हुआ। फिर यूके के एक अस्पताल में तैयारी दिखाई कि हम ऑपरेशन करेंगे, लेकिन जो रहना का वगैरह जो खर्चा है वो आपको उठाना पड़ेगा। तो वो और उसके पिता दोनों यूके में गए। वो एसबीआई में थे, तो एसबीआई के लोगों ने फंड इकट्ठा किया, 12 लाख रुपए उनको दे दिए, और ये दोनों पिता पुत्र यूके में गए। उस अस्पताल में रहे, काफी इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर भी ये डायग्नोसिस उनके हिसाब से कंफर्म हो गया कि यही डायग्नोसिस बराबर है। लेकिन डॉक्टर को विश्वास अंत तक नहीं हुआ कि ये टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा ऑपरेशन के दरमियान। उस समय तो हार्ट सर्जरी बहुत कौशल्य की बात कही जाती थी, और सक्सेस रेट बहुत ही कम था। तो अंत में बगैर ऑपरेशन उसको भारत में लेके आए, फिर से वापस लेके आए। अब तो एलोपैथी में करने का कुछ था नहीं, तो आयुर्वेद के पास चले आए। किसी एक वैद्य के पास गए, उसने उसका कृमि इस प्रकार का निदान किया, और एक छोटा कॉम्बिनेशन मृदंग और चित्र का और ऐसा कुछ, और तक्र के साथ अनुपान उसको दे दिया। तो वो देने के बाद इनका डॉक्टर का कहना था इसकी ज्यादा से ज्यादा आयु 13-14 बरस की है, 1-2 बरस के बाद ये टिक नहीं पाएगा। लेकिन ये लिमिट उसने क्रॉस कर ली, वो 16 बरस का हो गया, और सभी तकलीफें चली गई। साइनोज होता था वो भी बंद हो गया, सांस फूलती थी वो भी बंद हो गया, पूरी तरीके से सुधर गया। तो ये केस लोकसत्ता में डाली गई थी। आश्चर्य की बात यह है कि उसके ऊपर जो रिएक्शंस आए, एक ने भी आयुर्वेद के बारे में कुछ बोला नहीं कि आयुर्वेद की कितनी प्रशंसा है, और आयुर्वेद ने इसको कैसे ट्रीट किया वगैरह वगैरह। ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या कि कृमि निदान हो सकता है इसका वगैरह, इसके बारे में एक ने भी बहस नहीं की।
जो खत आई है वो इतना 12 लाख रुपए खर्च करके वो यूके में गया, वो इतना करने की क्या जरूरत थी? उस 12 लाख में कुछ बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इलाज हो जाता वगैरह। तो ये बड़ी अजीब चीज थी। मैं उस समय में सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बढ़िया चीज है कि इस प्रकार की केस है और एलोपैथी में कुछ नहीं हो रहा और आयुर्वेद ने इतनी अच्छी सफलता पाई है। हे सांगण्याची गरज नाहीये म्हणजे असं आहे की काही व्याधी ज्या आहेत ते जो देणारा असतो त्याचा जो बऱ्याच वेळेला स्वतःचा उल्लेख असतो की तुला काय देऊ, तुला व्याधी बाळव्याधी द्यायच्यात तर त्याला ते काय उत्तर देतात असं ते मला माहित नाही. पण तेवढा पिरियड संपला तो व्याधीचा नाश पावतो. व्याधी किंवा हे नकारात्मक असेल तर काय असेल नाही, पण तेवढंच असेल असंही नाहीये. कुछ समय ऐसा होता है कि बैड पैच होता है का, और निदान नहीं होता, ट्रीटमेंट नहीं होती, और वो बैड पैच निकल जाने के बाद अगर सर्वाइव होता है तो उससे राहत मिलती है। लेकिन यहाँ तो मैं ये नहीं मानता। यहाँ तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, हमारे हिसाब में कृमिजन्य हृदरोग है, शायद हृदरोग है, वो आर्टरी का क्या है, ब्रांच है नहीं, है अलग बात। लेकिन हृदरोग तो है। और फिर ज्वरों विवरणता शूलम वगैरह इस प्रकार के जो बताए गए हैं कृमि के लक्षण, कुछ हद तक उससे कंपेयर इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में कृमि की चिकित्सा देकर फायदा मिलना ये पूरा लॉजिकल है। लेकिन वो भी सुधर सकता है ना, कोलैटरल्स अगर डेवलप होते हैं। ये जो डीन अर्निश की बात है, रिवर्सिंग हार्ट डिसीज, वो तो कहता है कि जो ब्लॉक है करोनरी आर्टरी में तो कोलैटरल्स डेवलप होते हैं। डेवलप होते हैं का क्या मतलब है कि जो भी कुछ वाहिनियां वहां पे है, जो भी धमनी है, करोनरी आर्टरी जो है, उसके बगल में उसी के द्वारा एक कॉम्पेंसेटरी इस प्रकार की वृद्धि हो जाती है आर्टरीज की। तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि इस प्रकार से वो सुधर जाए कृमि, जो मूल कारण है वो निकल जाने से ये भी सुधर सुधर सकता है, ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि निदान ही कुछ अलग हो गया और फिर उससे फायदा इस प्रकार का हो गया। मेरे भी पास ऐसा ही लड़का था, मैंने भी कृमिजन्य हृदरोग निदान किया और उसका ये 10-15 इतना कुछ था। फिर वो बढ़ने लगा, उसकी जो तकलीफें थी सांस लेने में वगैरह वगैरह वो कम हो गई और अभी ये मेरे ख्याल में 45 तक बढ़ गया है। तो कृमि की चिकित्सा, इसमें अहम जो बात है वो कृमि की चिकित्सा करनी है। और हमारे यहाँ तो कृमिजन्य हृदरोग का वर्णन है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम चिकित्सा करेंगे तो उपद्रव की चिकित्सा हो जाएगी या कृमि से उत्पन्न हृदरोग इस प्रकार की चिकित्सा हो जाएगी। मृदभक्षण पांडु में भी मृतिका अगर निकाल देते हैं तो मृतिका के साथ में कृमि का भी रहता है। दक्षिण पांडु में सिर्फ मृतिका कारण नहीं होता, क्योंकि मिट्टी से जुड़े कृमि भी उसमें आ जाते हैं, तो उनकी भी चिकित्सा इस प्रकार से करनी है। तो इस प्रकार से करेंगे तो उपद्रव शांत हो जाएगा। एक सीपी शुक्ला की केस वो बता करते थे, अर्श का मरीज था, खून गिरता था, अशुद्ध खून जाता था, उसको रिलीफ होता था, ने ऑपरेशन करवा लिया और ऑपरेशन करवाने के बाद ये खून निकलना वगैरह सब बंद हो गया और फिर उसको कामला हुई और बहुत सारे तरीके के प्रयत्न करके भी कामला शांत नहीं हो रही। तो फिर वो सीपी शुक्ला के पास आया, तो उन्होंने ये बात देख ली कि ऑपरेशन किया है और उसके बाद में कामला हुई,
तो चरक में सूत्र थे तथापि अपकुर्वते। अगर इस प्रकार के अशुद्ध रक्त को हम निरोध करेंगे, उसका बाहर नहीं जाने देंगे, तो जो बीमारियां होती है, उपद्रव होते हैं, उसमें अर्श भी है, तो कामला भी है सर। जो उपद्रव होते हैं वो कामला भी है। उन्होंने अर्श कुठार रस का प्रयोग किया अर्श की चिकित्सा करने के लिए, और उसकी कामला ठीक हो गई। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि एलोपैथी में अभी सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए इस प्रकार के शस्त्रक्रिया किए जाते हैं, या सिम्टोमेटिक रिलीफ की दवा दी जाती है, और हम समझते हैं कि रोग के ऊपर काबू पा लिया है, लेकिन वो नहीं होता। रोग भी वैसे ही रहता है शरीर में, और उसके उपद्रव भी होते रहते हैं। अगर हमें पता नहीं चलेगा कि ये इस रोग का उपद्रव है और उस रोग की चिकित्सा मूल रूप से होगी है। तो जितने भी आज डिसीजेस है कि जिनमें लगातार मेडिसिन जन्म भर लेना पड़ता है, चाहे डायबिटीज की बात हो, चाहे हाइपरटेंशन की बात हो, चाहे थायराइडिज्म की बात हो, ओबेसिटी हो, पीसीओडी हो, जो भी है, जिसमें अगर लगातार आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो समझ लेना चाहिए कि इससे दो तरीके का नुकसान होता है। एक तो मूल रोग की चिकित्सा नहीं होती, और इसलिए मूल रोग की चिकित्सा करना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। उसके लिए जो भी दवा देनी है वो देनी है। उसके उपद्रव अगर निर्माण हो रहे हैं, तो उन उपद्रवों की भी चिकित्सा साथ में करनी है। और इतने बड़े पैमाने पर इतने लंबे दिन तक अगर एलोपैथी की दवाएं ले रहे हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी सोचना। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जब भी कोई मरीज दीर्घ काल से एलोपैथी की दवाइयों के ऊपर है, तो ये देखना जरूरी है। अभी कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस में नॉन हाइपरटेंसिव, नॉन डायबिटिक, नॉन ओबेस ओबेस पर्सन, और फिर कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो, तो वास्तव में इन सभी रोगों की मूल चिकित्सा होनी चाहिए, तभी हृदरोग ठीक हो। और ज्यादातर लंदन पाचन यही चिकित्सा होती है कि सूजन रहती है, सांस फूलती रहती है, इकोकार्डियोग्राफी में अच्छा पिक्चर नहीं है, वेव कम है, और हृदरोग, हार्ट अटैक होने की संभावना है। इस स्थिति में भी अगर हम इन तीनों की, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, इन तीनों की भली भांति चिकित्सा करेंगे, तो सभी रोगों से मुक्ति होगी। हमारे पास आएगा वो हृदरोग के लिए आए, क्योंकि उसका मन में ऐसा है कि हाँ, डायबिटीज की दवा चल रही है, डायबिटीज कंट्रोल में, हाइपरटेंशन की दवा चल रही है, वो कंट्रोल में है, ओबेसिटी के लिए कुछ कर रहे हैं। अब बात रही हृदरोग की, वो नहीं मैनेज हो रही, सूजन नहीं जा रही, तो और सीसीएफ जैसा पिक्चर है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर जैसा, तो उसको कैसे निपटाएंगे? इसलिए हमारे पास आते हैं। तो हमें मूल रूप से लंदन पाचन वगैरह चिकित्सा करने से सभी रोग शांत हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। और वहां तो सिर्फ मेडिसिन करते जाते हैं। एक हाइपरटेंशन के लिए एक दवा, डायबिटीज के लिए एक दवा, और दूसरे कुछ बीमारियां हैं तो उसके लिए और कुछ दवा, इस प्रकार से। और मूल रूप से किसी भी रोग की चिकित्सा नहीं, ये माहौल है। तो इससे अगर बचना है, तो हमें मूल रोग और उपद्रव दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और फिर उसके अनुसार उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो तात्पर्य से ये है कि रोग से रोग उत्पन्न होता है। रोग का जो दोषरूप मूल, दोषरूप कारण, उससे रोग नहीं होता। लेकिन इससे अगर व्याधि को बल विक्रम मिल जाता है, तो ये व्याधि उपद्रव करता है, और कष्टि रोग से हेतु भूतवा प्रशांत, वो शांत हो जाता है, तो पता भी नहीं चलता कि इस व्याधि के जरिए ये निर्माण हुआ।
तो हमें पूछना पड़ता है कि पूर्व इतिहास में क्या है, कौन से रोग हुए थे वगैरह इस प्रकार से। और फिर अभी उसका संबंध मिल जाता है तो उस रोग की चिकित्सा करनी है। चिकनगुनिया के कई मरीज संधिवात का पिक्चर लेके आते हैं। अब संधिवात ठीक नहीं रहा, बहुत पेन हो रहा है। पूछने के बाद पता चलता है कि ये चिकनगुनिया हो गया था और उससे ही आरंभ हुआ है। तो अभी चिकनगुनिया की चिकित्सा करनी चाहिए। संधिवात की चिकित्सा और चिकनगुनिया की चिकित्सा में क्या अंतर है? तो बेसिकली सामावस्था दोनों में ही है, ये एक महत्वपूर्ण है। लेकिन ये संक्रामक रोग है चिकनगुनिया। तो फिरंग उपदंश वगैरह इस प्रकार के जो संक्रामक रोग है उनमें दी जाने वाली चिकित्सा खास करके चोपचिन्यादी चूर्ण, ये इसमें काफी अच्छा लाभ दिलाता है। इस प्रकार संधिवात जैसा है लेकिन शुरुआत चिकनगुनिया से हुई हो, तो ये एक अहम चीज रहेगी। और दूसरा उसमें रक्त दूष्य रहता है। जमदग्नि का एक कहना है कि एक कीटक दंश वगैरह से भी संबंध इस प्रकार का है, तो कीट दंश की चिकित्सा इसमें करनी चाहिए। तो विशेषज्ञ चिकित्सा भी होनी चाहिए इसके साथ में। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल जो रोग है उसकी चिकित्सा कैसी करनी है उसके बारे में सोचना है। तो मुझे लगता है कि ये स्पष्ट हो गया होगा। सर्वमेव एतत् स्वरूप शब्दवाच्यम क्वचित क्वचित। असं नाही हो, म्हणजे प्रश्न असा आहे की कधी आपण हा विचार करायचा हे पूर्वव्याधीशी निगडीत आहे आणि कधी आपण करायचं नाही हे पूर्वव्याधीशी निगडीत नाही, असं काही ट्रान्सलेशन तुम्ही सांगू शकता? अगर मैंने वही बताया कि अगर हिस्ट्री है तो उसके बारे में सोच सकेंगे। अगर हिस्ट्री है ही नहीं कुछ इस प्रकार की किसी दूसरे व्याधि की, तो उसको समझ में सोचने का सवाल नहीं है। अगर हिस्ट्री है तो उससे संबंध है या नहीं है ये देखना है। अगर संबंध है तो उसकी चिकित्सा करनी है। एवं पृच्छतर्मानुराम दुष्यन्ते व्याधि संकराः प्रयोगापरिशुद्धता तथा चान्योन्य संभव। तो प्रयोग अपरिशुद्धत्व और अन्योन्य संभव, उसकी जो मूल रूप से चिकित्सा होनी चाहिए वो शुद्ध चिकित्सा नहीं हुई और दूसरा रोग निर्माण हो गया, ये भी बात हो सकती है। तथा चान्योन्य संभव, और एक से दूसरा इस प्रकार का निर्माण हो गया है, ये भी एक बात समझ लेनी चाहिए। How to understand that a Vedic could be causing Upadrava can be understood only through Upashaya Anupashaya। जिनके बारे में बहस दी गई है, ग्रंथों में सूत्र है, उनके बारे में तो संदेह नहीं है कि अगर ये पूर्व व्याधि है तो उसका ये उपद्रव बताया गया है तो ठीक है। प्रतिषेध अथवा कासा क्षया वगैरह, कासु वृद्धा विश्वासा वगैरह इस प्रकार से बताए गए हैं, तो वो अगर है वो देखना है। अभी चिकनगुनिया का नया उदाहरण है कि चिकनगुनिया से इस प्रकार के संधिवात के लक्षण निर्माण होते हैं और वो टिक जाते हैं। बुखार तो उतर गया लेकिन ये रह गया इस प्रकार से, तो फिर उसके बारे में संधिवात की चिकित्सा करनी है। लेकिन चिकनगुनिया को ध्यान में, वो संक्रामक रोग है इस प्रकार के ध्यान में रखते हुए चोपचिन्यादी चूर्ण, रक्तपाचक वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करना है। तो केवल संधिवात पकड़ के नहीं चलेंगे, ये चिकनगुनिया का परिणाम है ऐसा समझ से चिकनगुनिया की मूल रूप से चिकित्सा करनी चाहिए। ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो उपशयानुपशय ये भी बात बताई गई है कि अगर हम कुछ उद्देश्य से चिकित्सा देते हैं, उपशय हो गया तो हम समझे कि हाँ हमने जो विचार किया था वो बराबर था। अगर फायदा नहीं हुआ तो डिसीज बढ़ गया तो फिर हम सोचेंगे कि नहीं जो हमने सोचा था वो गलत था और कुछ सोचना चाहिए और समझना चाहिए वगैरह इस प्रकार से। तो उपशय और अनुपशय ये दोनों इस दृष्टि से अच्छे हैं व्याधि के ज्ञान के लिए।
और उसका भली भांति प्रयोग हमें करना चाहिए। तो फिर भी व्याधे स्वरूपम यद व्यक्तम तद रूपम, ये जो व्याख्या है, इसी व्याख्या के बारे में अब सब बहस चल रहा है। तो बोलते कि ठीक है, ये जो स्वरूप ये बात बताई गई है वही रूप है व्याधि का। तो समझो स्वरूप का अर्थ क्लियर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा करो, वहां पे वैसा करो, क्वचित किंचित वगैरह इस प्रकार से करो तो भी चल जाएगा। इस प्रकार से क्वचित किंचित इति तथा च सति न व्यभिचारः इति के, और ऐसा करने से व्यभिचार नहीं होगा, वो लक्षण रूप को ही लागू होगा इस प्रकार से। और ये जो आप आपत्तियां बता रहे हैं, स्वम रूपम स्वरूपम तो स्वीयम रूपम स्वीयम कार्यम स्वीयोपि धर्मः, ये जो बात बताई गई थी वो विकल्प सहन न होने के कारण ठीक नहीं है। फिर भी इसमें जो स्वरूप के बारे में बताया गया है वो एक अहम मुद्दा है, उसको टालना उचित नहीं है इस प्रकार। तथापि व्यवस्था मात्र लक्षण, तो भी ये केवल व्यवस्था मात्र होगा, ये लक्षण नहीं है। लक्षण जो है वो अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोष त्रय रहित इस प्रकार का ही होना है, उसी को लक्षण कहेंगे। असाधारण धर्मो लक्षण, असाधारण धर्म जो किसी दूसरे में नहीं है, जो साधारण इस प्रकार के अन्य होंगे उसमें जो नहीं है वो असाधारण धर्म इस प्रकार का बताया जाएगा। तो कोई ऐसी चीज ढूंढनी चाहिए जो सिर्फ उसी में है, नहीं तो अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव ये तीन दोष वहां पे मिल जाते हैं। तो ऐसा लक्षण बनाओ म्हणजे एक अर्थ असा कि जो एकदम ग्रंथात ज्या ज्या ठिकाणी असं आलेलं आहे, कसा द्वेषाचा उदाहरण, तेवढ्याच गोष्टी फक्त धरायच्या का, की असं झालं तर ते असं होण्याची शक्यता आहे का, रिलेटेड आहे, बाकीच्या सेकंड मगाशी म्हणलं तसं हिस्ट्रीवरतीच अवलंबून आहे। हिस्ट्री वरती झालं, पण ग्रंथोक्त जे जे असे दिलेले आहे तेवढेच फक्त धरायचे का? तेवढेच नहीं, आता चिकनगुनियाचं नवीन उदाहरण है ना। ग्रंथों में जो है तो उसको तो लेना ही है, लेकिन अगर हमारा इस प्रकार का अनुभव है तो इसमें देखना चाहिए ना। मग असे किती लोक आहेत की त्यांनी चिकनगुनियाची ट्रीटमेंट केली आणि त्यामुळे संधिवात झाला? असतील ना, प्रत्येक वैद्यकीय केसेस असतील, काही नसतील असं नाही वाटत। त्यांनी विचार काय केला हा सांगणं अवघड आहे, सांगता येणार। लेकिन उसको सिर्फ संधिवात की ट्रीटमेंट से फायदा नहीं होगा, उसको चिकनगुनिया की पार्श्वभूमि में करना है। अगर वो बलवान उपद्रव है तो ठीक है, उसकी पहले चिकित्सा करो, लेकिन उसका संबंध चिकनगुनिया से है तो चिकनगुनिया को ठीक करो मूल रूप से, यही सबसे अहम इस प्रकार का रहेगा। तो एखाद्या वेळी झाल्यानंतर तो पूर्ण बरा झाला ते कधी ठरवायचं? विगत ज्वर लक्षण वगैरह दिए हैं, ज्वराचं ऑप्शन सभी के बारे में नहीं दिए गए हैं, लेकिन जनरली लक्षणों का क्षमा हो जाना ये अहम मुद्दा है, और दूसरा कोई लक्षण नहीं दिखाई देना। कसं नाही, किसी व्याधि कुठल्या याच्यामध्ये थोडी हवामधल्यापासून ते खाण्यापिण्याचे बदल हे तोच व्याधी निर्माण करतात, म्हणजे तो व्याधी खवैगुण्य रह सकता है, और खवैगुण्य रहेगा तो वही व्याधि दोहराता रहेगा। अगर व्याधि का बल किसी कारण से बढ़ गया तो उपद्रव करेगा। तो ये हर केस के अनुसार अलग अलग इस प्रकार का हो सकता है। सिर्फ हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जिस व्याधि के कारण मरीज हमारे पास आया है उसी की सिर्फ ट्रीटमेंट करने से बात नहीं होगी। जब रेटिनोपैथी वगैरह इस प्रकार की बात होती है, तिमिर हमारा निदान है या अम्लोदृश्यता वगैरह इस प्रकार का है, तो भी
उसके साथ इसको निर्माण करने वाला जो थायराइड का इम्बैलेंस हो या दूसरा कोई इस प्रकार का हो, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हिस्ट्री लेने से काफी पता चलता है, और उन दोनों का अगर संबंध है तो मूल रोग की चिकित्सा करनी है, ये ध्यान में लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का। तथापि व्यवस्था मात्रम स्यान्न न तु लक्षण, फिर भी ये केवल व्यवस्था मात्र हो जाएगा, लक्षण नहीं। एकस्य सकल रूप संग्राहकस्य धर्मस्य अभावः। सकल रूप संग्रह इस प्रकार का एक लक्षण न होने के कारण, धर्म न होने के कारण उपद्रवस्य अपि व्याधि स्वरूपापत्तिश्च, और फिर उपद्रव को भी रूप कहेंगे, इस प्रकार की आपत्ति आ जाएगी। क्योंकि ये व्यक्त हुआ इस प्रकार का स्वरूप अगर कुछ है तो हम समझेंगे कि हाँ वही पुराना व्याधि है। इस प्रकार से रुग्ण इतिहास लेते हुए सुनिश्चित सभी पूर्व व्याधियों के अभ्यास कर सद्य व्याधि से संबंध हो या न हो, फिर भी सभी का एक ही या हर एक व्याधि का एक एक व्याधि प्रतिनिधित्व करके चिकित्सा में रखना क्या सही रहेगा? हाँ, अभी ऐसा है, अगर पूर्व जो व्याधि है उनके लिए कुछ खास इस प्रकार के द्रव्य है कि जिससे उनकी शांति हो जाएगी, तो फिर उनके द्वारा निर्माण हुए उपद्रव की भी शांति इस प्रकार की हो जाएगी, ये बात हो सकती है। तो हमारे पास पूर्व व्याधि के लिए चिकित्सा करने के लिए आवश्यक साधन सामग्री होनी चाहिए, अब दवाइयां होनी चाहिए, ये अहम मुद्दा है। लेकिन ये भी बात का मुद्दा है, पहले तो हमें ये सोचना है कि इस प्रकार के व्याधि के पूर्व व्याधि का ये उपद्रव है, और सिर्फ उसमें व्याधि का रोल नहीं है, ट्रीटमेंट का भी रोल है। अगर गर्भाशय निकाल दिया या और कुछ इस प्रकार से गॉल ब्लैडर निकाल दिया वगैरह, ऐसी जो बातें होती रहती है, तो उसका क्या फंक्शनिंग है ये भी देखना पड़ेगा। अगर हम मूल रूप से उसको समझ ही नहीं पाएंगे, मूल व्याधि को समझ नहीं पाएंगे, तो उसके ट्रीटमेंट देने की तो सोचेंगे भी नहीं उसके बारे में। तो ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि अगर पूर्व व्याधि कुछ है और उनका अभी के व्याधि से संबंध है, तो पूर्व व्याधि की पहले चिकित्सा करें। कारण की चिकित्सा पहले महत्वपूर्ण है, फिर बाद में जो अभी व्याधि हुआ है उसके बारे में हम जरूर सोच सकेंगे। तो मेरे ख्याल में रुग्ण का इतिहास लेते हुए पूर्व व्याधि जो है उनके बारे में सोचकर अभी का व्याधि के संबंध उसमें है या नहीं है, तो फिर सिर्फ अभी के व्याधि की चिकित्सा करनी है या पुरानी व्याधि की चिकित्सा करनी है, कुछ बरस पहले भी जो व्याधि हुआ हो उसकी चिकित्सा करनी है। और उसकी चिकित्सा एलोपैथी के जरिए अगर अधूरी हो गई है, चिकित्सा ही नहीं हो रही है, तो इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, बहुत सारे मरीज ड्रग्स लेते रहते हैं, जन्म भर ड्रग्स लेते रहते हैं, तो उनको कभी तो छोड़ना है कि ये वास्तव में ट्रीटमेंट नहीं है। जो मूल रूप से उन रोगों की ट्रीटमेंट होगी वो करो, तो उसके उपद्रव के लिए जो हमारे पास आए हैं उसके लिए ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता इस प्रकार की नहीं रहेगी। गर्भाशय निर्गलाने पुढे काय काय होऊ शकते असे काही अनुभवाने सांगू शकतो का? कटिशूल एक कॉमन प्रॉब्लम है, कटिग्रह होता है, ओबेसिटी हो जाती है, ये तो काफी कॉमन है। जब इस प्रकार का अवयव निकाल देने से अवकाश निर्माण होता है तो फैटी टिश्यू वहां पे डेवलप होने लगता है।
तो ये भी कॉमन ये दिखाई देता है। और फिर वजन बढ़ने से बाकी तकलीफें भी होती है वातव व्याधि के हिसाब से। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर बहुत अर्ली स्टेज में 30-35वें साल में अगर गर्भाशय निकाला गया है तो केवल प्रजोत्पादन इतना ही उसका कार्य नहीं है, बाकी भी उसके कार्य है, उनको भी हमें ध्यान में लेना पड़ेगा और उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में किसी को ये सब्जेक्ट ले लेना चाहिए। उपद्रव इस प्रकार का है, निदान करने वाले, निदान में एमडी करने वाले जो लोग हैं वो अगर इसमें कुछ कर सके तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। एलोपैथी में आइट्रोजेनिक डिसीजेस ये संकल्पना है कि अयोग्य चिकित्सा से उत्पन्न हुए रोग, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स या भी उसी का फल है। तो उसके बारे में अगर हमें जानकारी मिलती है, यह एट्रोजेनिक डिसीज इस प्रकार का है, कैंसर की शक्यता कितनी हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं बता सकते, लेकिन हो सकता है। ज्यादातर स्थिति ऐसी होती है कि वो बता देते हैं कि आगे चलकर गर्भाशय का कैंसर न हो इसलिए अभी गर्भाशय निकाल रहे हैं। एक राजस्थान में एक जगह पे ऐसा हुआ था कि उस देहात में जितनी भी औरतें थी उन सभी का गर्भाशय निकाला गया। एक ही डॉक्टर था, गायनेकोलॉजिस्ट, और उसने बहुत सारा पैसा कमाया और किसी भी उम्र में किसी का भी गर्भाशय निकाल दिया इस प्रकार से। तो ये बड़ी अजीब इस प्रकार की बात है, लेकिन उसका आगे का स्टडी होना चाहिए कि इस प्रकार निकाल देने के बाद क्या क्या तकलीफ हुई और दुष्ट रक्त को बाहर फेंकने का एक मार्ग बंद हो गया, तो फिर उससे और कुछ हो रहा है क्या। तो इन सभी के बारे में देखना पड़ेगा और उसके आधार पर उन सभी की चिकित्सा करनी पड़ेगी। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगल्पयामि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। बीड़ जिले में भी उस तोड़ कामगार की स्त्रियों में ऐसी बल्क इंस्पेक्टमी की गई है। ये भी मैंने सुना था। अर्थ अवरोध के बाद मनोविकार भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो ये चिड़चिड़ापन, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये जो है पीएमएस, इसमें चिड़चिड़ापन वगैरह वगैरह इस प्रकार का काफी रहता है और एक बार आर्तव निकल जाने से ये सब कम हो जाता है। तो ये तो हम आर्तव अवरोध कर रहे हैं इस प्रकार से, तो ये फिर मानसिक विकार भी होने की संभावना ज्यादा इस प्रकार। ठीक है, विरम्यते व्याख्यान में स्वाहा पुनरपि विश्रामः।